हम लोगों के बीच उपेंद्र कुशवाहा जी हाँ, समाजवादी नेता। और इनकी खासियत ये है कि आज देखिए कई प्रोग्राम्स हैं और इतनी व्यस्तता के बीच में हर छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में ये जा रहे हैं। और मीडिया के प्रति इनका इस तरह का लगाव शुरू से ही रहा है कि आप समझिए आज दिल्ली जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन हर मीडिया के कार्यक्रम में शिरकत ये कर रहे हैं। इसलिए मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका जोरदार स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसकी जीत बड़ी पक्की हो जाती है, और जिससे हट जाते हैं उसको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा कई ऐसे चुनाव नज़र आए जिसमें ये एनडीए के साथ थे, एनडीए के विरोध में भी थे, लेकिन इनकी प्रासंगिकता लगातार बिहार की राजनीति में बनी रही है, कायम रही है। इनसे जुड़े हुए लोग इनके साथ जुड़े रहते हैं, इनको छोड़ते नहीं हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बार एनडीए के साथ हैं, पहले भी एनडीए के साथ थे, तो हम इनसे लगातार सवाल करेंगे कि आखिरकार इनका एनडीए में साथ, एनडीए में आने के बावजूद एनडीए का परिदृश्य किस तरीके से बदला है और वर्तमान स्वरूप में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, इसको लेकर के भी सवाल करेंगे। तो आपका फिर से मैं TV9 के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी। मेरा सीधा सा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सीटों का बंटवारा को लेकर के बहुत तरह की बात होती है, ठीक है, उससे हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश जी इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चर्चा है, फिर भी आप लोग इतने कॉन्फिडेंट नीतीश जी के चेहरे को लेकर के क्यों हैं? नहीं, देखिए, इतने लंबे समय से हैं, स्वाभाविक रूप से आपका कहना ठीक है कि ज़्यादा दिन तक कोई पार्टी या कोई व्यक्ति सरकार में होता है तो थोड़ी नाराज़गी उसके प्रति लोगों के बीच होती है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। यह बात ठीक है, लेकिन नीतीश जी के साथ, एनडीए सरकार के साथ ऐसा नहीं है। और हम इस आधार पर यह बोल रहे हैं कि पूरे बिहार की यात्रा कुछ दिन पहले मैंने भी की है और ऐसे भी हम लोग जाते ही रहते हैं। कई जगह लोगों ने सरकार के किसी काम को लेकर नीतीश कुमार जी की या सरकार की आलोचना भी की है। शिकायत भी कई जगह लोगों के मन में, यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ इत्यादि। लेकिन जहाँ के लोगों ने शिकायत की उनसे मैंने सवाल किया कि आप जो कह रहे हैं कि यह काम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यह काम आगे हो, इस बात के लिए अब आप क्या चाहते हैं, किसके ऊपर भरोसा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह बात तो ठीक है, काम नहीं हुआ इसलिए हम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन भरोसा है तो फिर इसी सरकार के ऊपर भरोसा है, नीतीश जी के ऊपर भरोसा है कि जो काम नहीं हुआ अगर होना है तो यही लोग करेंगे। और ऐसा भरोसा उनके मन में इसलिए भी है कि लगातार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है। जो काम दिखता है, हर जगह काम दिखता है। कोई व्यक्ति जो 15 साल 20 साल पहले बिहार, पटना या किसी डिस्ट्रिक्ट में गया हो, उतने दिन के गैप के बाद अगर आज आवे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम वहीं आए हैं या कोई दूसरी जगह। तो इतना परिवर्तन हुआ है, तो इस ख्याल से लोगों का भरोसा है। और जब भरोसा है तो स्वाभाविक रूप से एनडीए के पक्ष में वातावरण है, तो इसलिए नीतीश जी आगे कंटिन्यू करें, इसकी आवश्यकता है। उनका अनुभव भी है मुख्यमंत्री के रूप में इतने दिनों का, इसका लाभ भी स्टेट को मिलेगा, तो इसलिए ऐसा है। विपक्ष जो बार बार ये सवाल उठाता है, नीतीश डुप्लीकेट मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद नहीं रहेंगे, उनका वोट बैंक पाने के लिए भाजपा उनका इस्तेमाल कर रही है, क्या नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे? इस प्लेटफॉर्म से आप बिहार की जनता को गारंटी देना पसंद करेंगे? नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें विपक्ष के लोग चाहे कुछ भी कर लें, उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। बीजेपी की ओर से नहीं बल्कि आरजेडी की ओर से एक बार बीच में ज़रूर कोशिश हुई थी कि नीतीश जी को साथ लेकर और नीतीश जी के वोटर को अपने पक्ष में हम कर लें। यह साजिश उनकी ओर से हुई थी, इस साजिश में लोग फेल कर गए, इसलिए आरोप लगा रहे हैं, वरना और कोई बात नहीं।
क्या ये सच है कि नीतीश की सरकार में ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया है? रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मंत्रियों की पूछ नहीं है और विपक्ष इसको लेकर के लगातार हमलावर हैं, चुनाव में मुद्दा बना रहा है, हर जगह भाषण में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। अब देखिए, लोग इस तरह का आरोप लगावे तो बात समझ में थोड़ी आ सकती है। आरजेडी के लोग यह आरोप लगावे तो बात कैसे समझ में आएगी? जिस समय नीतीश जी के साथ ही लोग सत्ता में थे उस समय ब्यूरोक्रेसी एक्ट नहीं कर रहा था क्या? देखिए, हम नीतीश जी के साथ रहे हैं, चुनाव का समय है, इसके बावजूद यह कहने में हमको कोई परेशानी नहीं है कि नीतीश जी का व्यक्तिगत भरोसा ब्यूरोक्रेट्स पर थोड़ा ज़्यादा होता है। जो पॉलिटिकल लोगों को यह बात ठीक से पसंद नहीं होती है। लेकिन यह बात तो तब भी थी जब आरजेडी शासन में था, ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया। शुरुआती दिन से है, जिस दिन नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा है। अब उसका लाभ लोगों को, स्टेट को, जो स्टेट के लिए जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता को इससे मतलब है, लेकिन उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा है। तो यह स्वभाव आरजेडी जब शासन में उनके साथ था तब भी था, तो आज आलोचना आरजेडी के लोग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उनको खुद भी उस समय भी देखना चाहिए था। तो कोई मतलब नहीं है, आरजेडी के लोग किसी तरह से कुछ बोल करके जनता को बरगला दें, यह प्रयास उनका है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। एक सवाल ये सर कि भाई लोग कह रहे हैं कि कुछ चिंता जो है वो आपको खाई जा रही है जेडीयू को लेकर, आखिर वो चिंता क्या है, किस बात का डर है, उसको लेकर हर जगह चर्चा है। नहीं, ये इनका जो सवाल है उनका उसको मैं सवाल थोड़ा- हम समझ गए। जी हाँ, आपने कहा है कि निशांत को टेक ओवर करना चाहिए जो उनके सुपुत्र हैं, तो जेडीयू को बचाने के लिए आप इतने चिंतित हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश जी के साथ आपका लंबा जुड़ाव भी रहा है, आप उनकी राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और जेडीयू को भी आप बेहतर जानते हैं। मैं उन दिनों से जानता हूं। जेडीयू को मैं बेहतर जानता हूं, इसलिए तो कुछ राय जेडीयू के बारे में दे देता हूं। लेकिन हाँ, कभी हमने यह नहीं कहा, जैसा कि आपने कहा कि निशांत को टेक ओवर करना चाहिए। कोई चैनल का पुराना उलट कर देख लीजिए, कोई अखबार का देख लीजिए, कोई पुरानी फाइल, उसमें कभी हमने नहीं कहा कि निशांत को टेक ओवर करना चाहिए। हमने नीतीश जी को कुछ सुझाव जरूर दिया है, और नीतीश जी को जो कुछ भी सुझाव दिया है पब्लिक डोमेन में है। हमने कहा है कि एक साथ मुख्यमंत्री का कामकाज और पार्टी का दोनों करने में कठिनाई होती है, सरकार का काम इतना ज़्यादा होता है, तो इसके चलते उनसे आग्रह किया कि नीतीश जी आप पार्टी के बारे में कुछ सोचिए, कुछ डिसीजन लीजिए। क्या डिसीजन लेंगे उनके ऊपर हमने छोड़ा है। हमने यह नहीं कहा कि उनके ऊपर, इनके ऊपर या उनको दे दीजिए, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि पार्टी उनकी है। हम एक सीमा तक किसी दूसरे दल के लोगों को राय दे सकते हैं ना, उनके अंदर की बात उस रूप में हम थोड़े कर सकते हैं। इसलिए हमने यह नहीं कहा कि निशांत को दे दीजिए या उनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि अब पार्टी के बारे में ज़रूर सोचिए। और यह जो हम कह रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लोग या जो सुनेंगे देखेंगे, सब लोगों को, अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि जेडीयू का जो वर्कर्स है गांव से लेकर पटना तक, 95% वर्कर्स की यह फीलिंग है जो हम बोल रहे हैं कि पार्टी के मामला में नीतीश जी को कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन क्या फैसला लेंगे यह नीतीश जी का विषय है, तो हमने यही कहा कि फैसला लेना चाहिए। नहीं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि निशांत आएंगे, संगठन संभालेंगे, जेडीयू के वर्कर भी ऐसा चाहते हैं। आप जितना नीतीश जी के स्टाइल को जानते हैं, क्योंकि नीतीश जी तो अक्सर परिवारवाद के विरोध में रहते रहे हैं, तो ऐसे में क्या पार्टी के संगठन को संभालने के लिए नीतीश जी निशांत को आगे लाएंगे? इसकी संभावना दिखाई पड़ती है आपको? नहीं, देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं, नीतीश जी का जो एक रहा है उसके आधार पे, लेकिन उनके सामने आज दो स्थिति है। फिर हम कहेंगे कि चुनाव का समय है, कितना बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं जो मुझको सच लगता है। दो स्थिति है, एक, अगर निशांत को लाते हैं तो उनकी छवि पर जरूर असर पड़ेगा, और कोई उस तरह का डिसीजन नहीं लेते हैं तो उनकी पार्टी पर असर पड़ेगा। अब पार्टी पर असर पड़े इसको स्वीकार करेंगे, या उनकी छवि पर असर पड़े इसको स्वीकार करेंगे। दोनों में एक का चुनाव उनको करना पड़ेगा। अगर अपनी छवि की चिंता ज़्यादा करेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा, और
पार्टी की चिंता करेंगे तो अपनी छवि का नुकसान होगा। अब दोनों में से एक का चुनाव तो उनको करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। लेकिन इसको लेकर सर क्या कोई सुझाव है जो आपने दिया? अब सुझाव तो हमने कहा कि डिसीजन लें, अब डिसीजन क्या लेंगे इसके बारे में हम कैसे सुझाव दें? चलिए, तो ये बड़ा टफ सिचुएशन है उनके लिए कि वो अपनी छवि बचाएं या पार्टी बचाएं। ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेंगे। मेरा अगला सवाल आपके साथ होगा, लोकसभा चुनाव में आप इतने पॉपुलर लीडर रहे, काराकाट से जीते, पर ये एनडीए के भीतर जो पॉलिटिक्स हुआ, क्या अब लग रहा है कि आप उससे उबर गए हैं, आपकी पार्टी उबर गई है? क्योंकि कहा जाता है कि एक जाति विशेष के बड़े नेता होने की वजह से आपको घेरने का प्रयास किया गया। नहीं, एक बात तो मेरी आपत्ति है आपकी इस बात पर। हमने कभी कहा है आज तक, फिर हम कहेंगे पुरानी फाइल चाहे चैनल के लोग उलट लें या मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग, कभी हमने कहा कि हम किसी जात विशेष का नेतृत्व करते हैं या उस जात विशेष का नेता हम हैं, कभी कहा हमने? वो आधार वोट बैंक है। हाँ, आधार की बात है जी। आधार की बात ठीक है, हर पार्टी का कोई ना कोई बेस होता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो यह है, जहाँ तक जो कुछ भी हुआ लोकसभा चुनाव में, उससे उबर गए कि नहीं उबर गए यह सवाल है। तो लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ सिर्फ हमारी पार्टी के साथ थोड़े हुआ, पूरे एनडीए के साथ हुआ ना। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी के साथ हुआ, हमारी पार्टी के साथ या मेरे साथ हुआ रहता सिर्फ, तो सिर्फ काराकाट में कुछ होता, काराकाट के अगल बगल के क्षेत्रों में हो गया, तो वहाँ तो पूरा एनडीए इन्वॉल्व हो गया। तो अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो एनडीए के साथ हुआ, पॉजिटिव होता तो एनडीए को इसका लाभ होता, लेकिन हुआ नेगेटिव, नुकसान एनडीए का हुआ। अब आगे इस तरह का नुकसान नहीं हो, आप इसी की बात कर रहे हैं, आगे नुकसान नहीं हो, तो हर कोई चाहता है कि पुराना जो अनुभव है उस अनुभव को समेट करके आगे की स्ट्रेटजी हम मजबूत बनावें, दुरुस्त बनाएं, ताकि आगे ऐसा कोई नुकसान ना हो। तो निश्चित रूप से आपके इस प्रश्न का जवाब यह है कि एनडीए में हम सब लोग पुरानी गलतियों को अब नहीं दोहराएंगे, और जो अनुभव है पुराना उसको लेकर के विधानसभा चुनाव के लिए खासकर बहुत ही दुरुस्त स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उस तरह की कोई स्थिति आपको देखने में नहीं मिलेगी। विधानसभा चुनाव की आपने बात की, अक्सर ये सवाल उठता, आपको कितनी सीटें मिल रही? अब यह सवाल उठता है और सवाल पे संतुष्ट होंगे आप? सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम संतुष्ट होंगे, इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने से कोई लाभ है क्या? इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे तो शायद थोड़ा नुकसान ही हो जाए। कौन चाहेगा कोई ऐसा काम करना जिसमें सिर्फ नुकसान ही होना हो, लाभ कुछ नहीं दिखता हो? तो फिर हम कैसे इस सवाल का जवाब देंगे? अब पूछ रहे हैं, आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत नुकसानदायक होगा ना अगर हम बोलें, तो नुकसान वाला काम कैसे आदमी करना चाहेगा? इसलिए मेरे मन में भी है, हम यह भी नहीं करें कि कितनी सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ है ही नहीं, कितनी सीटों पर संतुष्ट होंगे हमारे मन में कुछ है ही नहीं, हम यह नहीं करें। है मन में, लेकिन मन की बात मन में रहेगी, जिस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करनी होगी वहाँ खोलेंगे, यहाँ नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, पर लोकसभा चुनाव में जो एक्सपेरिमेंट लालू प्रसाद जी ने किया, उसको लेकर के विधानसभा चुनाव में आप लोग जागरूक हैं क्या? क्योंकि वो एनडीए को बहुत नुकसान पहुंचाया। एनडीए को फायदा मिले इसलिए आपका मंत्री बनना भी जरूरी है, एनडीए को फायदा मिले आपका ज़्यादा सीट मिलना भी जरूरी है, और मन माफिक सीटें मिलना जरूरी है। इस बारे में कोई एनडीए के फोरम पे विचार विमर्श हुआ हो? नहीं, एक तो पहली बात कि मंत्री बनने की बात जो है वो उसकी चर्चा वो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी जो एनडीए का मामला है सीटों के बारे में इत्यादि, तो उस मंच पर हम लोग चर्चा करेंगे और हर तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल इसमें एक और भी था कि लालू प्रसाद कहते हैं या आरजेडी अब कहती है कि माइक बन गया, कुशवाहा अब मेरी तरफ आ गया, इसको आप कैसे देखते? वो गलतफहमी के शिकार हैं। उनका कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं 100% से ज़्यादा फेल हो गया रहता
यदि एनडीए लोकसभा चुनाव में भी दुरुस्त रहता। हम अपनी गलती से हारे भाई, एनडीए अपनी गलती से हारा है, उनकी स्ट्रेटजी के चलते हम नहीं हारे हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारी भूल से उनको थोड़ा लाभ मिल गया, उसको समझ रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी सफल हो गई। क्या स्ट्रेटजी सफल हो गई? स्ट्रेटजी सफल होने का आशय संभवतः यही है कि कुछ जगह उन्होंने कुशवाहा समाज से उम्मीदवार बना दिए, तो उनको लगता है कि हमको वोट मिल गया जो एनडीए को मिलना चाहिए था। तो ऐसा सिर्फ कुशवाहा वाला वोट ही है क्या? वैशाली में कौन वोट मिला? वैशाली में आरजेडी के लोगों ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसको एनडीए का जो कोर वोटर है चला गया, कुछ लोग वहाँ तो चला गया, तो वहाँ तो कोई कुशवाहा लोग नहीं थे जो चले गए। तो कहीं उम्मीदवार होने के चलते एक आध जगह इधर से उधर हर पार्टी में और हर जात में होता है, इसलिए उसको कोई एक जगह जोड़ करके देखना और उसको यह कहना कि आरजेडी अपने स्ट्रेटजी में सफल हो गया, कोई मतलब नहीं इसका। सर, अभी आधार वोट बैंक का जिक्र हुआ था। एक मेरा सवाल ये है कि भाई एनडीए का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो तीन बड़े चेहरे कुशवाहा वोटर्स के या यूँ कहें कि उस समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी, नागमणि जी और आपका नाम उसमें शामिल है। तो वो वोटर जो है वो किस साइड होगा? क्योंकि ठीक है एनडीए में साथ हैं लेकिन जो पार्टियां हैं वो अलग अलग हैं, तो क्या ये एकजुटता दिखाएगा समाज या फिर वो बिखराव हो सकता है? चेहरा का नाम ले रहे हैं तो आप तीनों चेहरा तो एनडीए के साथ ही आप बोल रहे हैं, तो इसमें वोटर के सामने लेकिन पार्टियां तो अलग अलग है ना सर? पार्टी अलग है, एनडीए में है ना, सभी तो एनडीए में है, तो इसमें वोटर के सामने कहाँ कोई धर्म संकट है? आप जिस चेहरा का नाम ले रहे हैं तो तीनों तो एनडीए के साथ है, तो घी कहीं गिरे दाल में ही गिरना है, तो इसमें कहाँ कोई कठिनाई? तो बिल्कुल सहज स्थिति है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उन चेहरों के साथ जात के नेता के रूप में जब भी कभी नाम लेना हो तो जिनका भी नाम लीजिए, मेरा नाम उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने बड़ी बात कही, आप जाति से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन सवाल एक ये है कि अब राहुल गांधी ने यात्रा की, वोट चोरी को कांग्रेस बड़े तेजी से फैला रही है, तेजस्वी यादव भी इस पे बड़े मुखर दिखाई पड़ते हैं। कहा जा रहा है ठीक चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इस तरह की बात क्यों की? क्या आपको लगता है वोट चोरी का मुद्दा एनडीए के लिए नुकसानदायक हो सकता है? जिस तरीके से आधार कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर कहना पड़ा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आधार कार्ड को भले ही नागरिकता का प्रमाण पत्र मत मानिए, पर आप इसको जरूरी कागजात मानिए, इसको सीधा खारिज नहीं कर सकते। वो तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा, उसका उनका विषय है, उसमें हम क्या बताएं। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली लाभ मिलने की बात जो है कि उनको कांग्रेस या आरजेडी के लोगों को, देखिए जितनी मेहनत करके इन लोगों ने कार्यक्रम किया, यात्रा की है, उतनी मेहनत करके कोई दूसरा मुद्दा लाते तो उससे शायद उनको ज़्यादा लाभ मिल सकता था। यह मुद्दा है ही नहीं जिसको लेकर इन लोगों ने इतना ड्रामा किया। राहुल जी लगातार 15-20 दिन तक बिहार की सड़कों पर घूमते रहे, तो यह काम अगर बिहार में या बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई और इशू को लेकर अगर उन्होंने किया होता तो शायद उनको ज़्यादा फायदा मिल सकता था। ऐसा इशू चुन लिया जो इशू ही नहीं है, नॉन इशू है, ऐसा यार कोई इशू है? देखिए, हम तो बार बार कह रहे थे, हमारे आपके घर में चोरी होती है तो हम लोग जाते हैं थाना में एफआईआर दर्ज करते हैं और उसमें बाजाप्ता लिखते हैं कि घर से इतना सामान चोरी हो गया, इतना पैसा चोरी हो गया या ऑर्नामेंट्स इत्यादि, पूरा हम डिटेल उसमें लिखते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं आप शपथ के साथ, शपथ पत्र के साथ कहिए। शपथ पत्र देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। हमने तो बार बार हमने भी कहा कि भाई 100-200 जो लोग भी, उन लोगों के कहने का यह मतलब था, लोगों के बीच जो लोग बोल रहे थे एसआईआर को लेकर कि टारगेटेड वोट, जो वोट महागठबंधन का हो सकता है कुछ इलाके में, उनका नाम ये लोग वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं, यही वो लोग कहना चाह रहे थे। तो वैसे लोग 100-200 किसी मोहल्ला किसी गांव से ले आते और कहते, मीडिया के सामने लाते और कहते कि देखिए 100 लोग हैं अमुक मोहल्ला के जो महागठबंधन के वोटर हो सकते हैं, इनका नाम डिलीट कर दिया गया। तो ऐसा तो कहीं नहीं कर पाए, ऐसा हुआ ही नहीं है। नाम अगर किसी का कटा है तो कुछ कारण से कटा है, अगर कोई गलती से कट गया है तो जिसका भी कटा है सुधार की गुंजाइश भी उसमें है, और मान लिया थोड़ी देर के लिए कट भी गया
किसी के कहने पर जैसे भी हो, तो कोई टारगेटेड वोट है क्या? जिनका नाम कटा होगा, छूट गया होगा, तो एनडीए को वोट देने वाले थे कि महागठबंधन को वोट देने वाले थे, इसका क्या प्रमाण है? तो अगर महागठबंधन को वोट देने वाले थे तो लाए ना मीडिया के सामने। तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं किसी का नाम अगर छूटा है तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से नाम जुट सकता है, तो इलेक्शन कमीशन का अपना काम है। कुल मिला जुलाकर एसआईआर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, जिसको मुद्दा बनाने का उनका प्रयास था, और जब मुद्दा ही नहीं तो इसका लाभ उनको क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, पर एसआईआर को चलिए आप मुद्दा नहीं मानते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है क्या? अब आरजेडी महाजंगल राज की बात कर रही है, हर प्लेटफॉर्म पर महाजंगल राज की चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि जो मुद्दा उनके खिलाफ एनडीए इस्तेमाल करती थी, अब उसी मुद्दे को वो इस्तेमाल एनडीए के खिलाफ करने लगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार, यह जो मुद्दा है, इस मुद्दा पर आरजेडी के लोगों को बोलने का उनके पास कोई नैतिक बल नहीं है, कोई नैतिक बल नहीं है। मुद्दा थोड़ा हो सकता है, हम एग्री करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई नैतिक बल नहीं है। अब जैसे ही बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप कहिएगा कि फिर आप पुरानी बात की चर्चा करने लगे। भाई, स्वाभाविक रूप से अब आरजेडी के लोग अगर अपने को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उनके शासनकाल में क्या था, सीधे बात सामने आएगी। भ्रष्टाचार के मामला में उनके शासनकाल में क्या था? कम से कम आज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उस समय की तरह फिरौती की रकम कितनी अपराधी को दे दी जाए कि उनका बच्चा छूट कर आ जाए, या एक अन्य मार्ग में बैठकर नहीं तय होता है, यह तो लोगों को मालूम है। तो इसलिए उनको नैतिक बल नहीं है इस विषय पर बोलने के लिए। लेकिन सर, ये एनडीए कब तक कहता रहेगा कि भाई आरजेडी की सरकार के वक्त किस तरह का कानून इसीलिए व्यवस्था तो हम थी? कह रहे हैं क्या कि फिर काउंटर कहिएगा- नैरेटिव गढ़ लिया है क्या? ठीक बोल, इसलिए तो हमने पहले कहा कि कहिएगा कि फिर पुरानी बातों का कंपैरिजन कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, गांव का सिचुएशन हम लोग देखते हैं, उसके आधार पे लालू जी के समय लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन था, सड़कों पर जो गुंडागर्दी होती थी, व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे, दूर दूर तक इसकी कोई आशंका भी नहीं है कि फिर से आरजेडी का शासन आएगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि आरजेडी फिर से अगर आया तो उस समय 2005 के पहले जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति फिर बिहार की हो जाएगी। इसलिए इस बात को लोग सोच कर भी सहम जाते हैं। लाख गुना अच्छा काम आज एनडीए की सरकार कर रही है इन तमाम मामलों में। इसलिए उन लोगों के पास कोई नैतिक बल नहीं है, और सच है कि लगातार राज्य की सरकार काम करे। लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन है, कोई घटना हुई है, ठीक है कि घटना कुछ जगह हुई है, हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना होने के बाद घटना का उद्भेदन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में होता है। कौन अपराधी है पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है, वह बचकर नहीं निकल पाता है। तो यह कार्रवाई ईमानदारी से करने का काम जो दायित्व है सरकार का, उस दायित्व में सरकार खरा उतरी है, इसलिए उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पीके फैक्टर कितना नुकसान पहुंचाएगा एनडीए को? कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर एनडीए के वोटर में सेंधमारी कर रहे हैं, और वो लोग जो लालू नीतीश से बाहर निकलना चाह रहे हैं वो प्रशांत किशोर के पीछे घूम रहे हैं। जैसे एसआईआर नॉन इशू है ना, उसी तरह से आप जो चर्चा कर रही नॉन फैक्टर है, कुछ नहीं इसका मतलब है। आप ऐसे समझिए कि जैसे कमेंट्री बॉक्स में हम लोग बैठे हुए हैं और सामने जो मैदान सजा है उसमें एक भारत और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, दोनों के बीच मैच होना है। तो दोनों के बीच मैच होना है तो हम आप कमेंट्री करेंगे इस टीम के बारे में या उस टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। अब जो टीम मैदान में ही नहीं है, अब न्यूजीलैंड की टीम के बारे में कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कैसे चर्चा करेंगे? वहाँ ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम है, तो यही बात है। तो न्यूजीलैंड की टीम या बांग्लादेश की टीम के बारे में चर्चा का क्या मतलब? जो मैदान में है उसी की चर्चा होगी ना। तो मैदान में या तो एनडीए या महागठबंधन, यही है जी।
पर नहीं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल करके आती है, क्योंकि आरजेडी की भी रणनीति में ये है कि 60 सीट हम उस तरह का जीतेंगे जहां पीके एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आप इस बात को पूरे तरीके से खारिज करते हैं? दूसरे के भरोसे कोई जीतने की उम्मीद कर रहा है तो उनको मुबारक। एनडीए अपने भरोसे जीतने की बात करता है, इसलिए हम उस पर क्या चर्चा करेंगे, कोई मतलब नहीं उसका। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर बड़े मुखर रहे हैं। दिलीप जायसवाल पर बहुत तरह का आरोप लगा, सम्राट चौधरी पर बहुत आरोप लगा, प्रशांत किशोर पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। अब बीजेपी कहती है कि महागठबंधन के बी टीम है। आप प्रशांत किशोर को किसका टीम मानते हैं? आप अपने कोर्ट में आपने मुझको बुलाया है, मेरे ऊपर जो आरोप लगाना हो लगाइए, हम उसकी सफाई देंगे ना। मेरे ऊपर जो आरोप लगे हम उसकी सफाई देंगे। अब किसके ऊपर कौन आरोप लगा रहा है उसकी सफाई वो जाने, उससे हमको क्या लेना देना है। एक चूंकि बहुत समय की थोड़ी पाबंदी है, तो उसी हिसाब से हम जल्दी जल्दी सवाल पूछ लेते हैं। सर, एक सवाल आरक्षण को लेकर भी है। रामभद्राचार्य जी ने कहा, उनका जो स्टेटमेंट है कि भाई आरक्षण गृह युद्ध का कारण बन सकता है, ऐसे स्टेटमेंट बीजेपी को समर्थन करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट से क्या बिहार की चुनावी राजनीति जो क्या स्टेटमेंट है उनका? वो ये कह रहे हैं कि गृह युद्ध का कारण आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आधार किसने पे किसने नहीं। कहा? रामभद्राचार्य जी ने। अब रामभद्राचार्य जी तो संत हैं, अब वो अपने मंच से कुछ बोलते हैं, पॉलिटिकल मंच थोड़े है, तो इसलिए उनकी बात की चर्चा का यहाँ क्या मतलब है। हिंदुस्तान का संविधान जो कहता है उस तरह से हिंदुस्तान चलेगा ना। हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है देख लीजिए, उसके हिसाब से हिंदुस्तान चलेगा। बाकी कौन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से, और हिंदुस्तान का संविधान इसने स्वीकार किया है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण, और बाद में 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको आरक्षण। तो संविधान इसकी बात करता है, बाकी उसके अतिरिक्त और कोई बात बाहर की बात है, संविधान में जो बात है हम उसका समर्थन करते हैं। आगामी चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे एनडीए के, और चेहरे कौन होंगे? चेहरा तो बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी बहुत चेहरा जगह मोदी जी भी चेहरा रहते हैं, इसलिए हमने है। मोदी जी तो है ही, देश का नाम होगा तो बिहार कोई देश से बाहर नहीं ना है, तो देश का लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है देश का, तो चेहरा तो देश भर के लिए मोदी जी हैं ही, उसमें कहाँ कोई दो राय है। लेकिन स्पेसिफिक बिहार की बात कीजिएगा मुख्यमंत्री के रूप में, तो नीतीश जी चेहरा हैं, फिर सरकार बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जहाँ तक मुद्दा का सवाल है, तो मुद्दा तो डेवलपमेंट ही है, हर तरह से डेवलपमेंट के मामला में जो काम हुआ है बहुत हुआ है, कुछ काम अभी होना है जो आगे करना है। जैसे हम 2 सेक्टर की विशेष रूप से चर्चा करेंगे, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन जितना और आवश्यकता है आज की तारीख में उतना नहीं हुआ है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तो इसको आगे किया जाएगा। और फिर इंक्लूसिव समाज के सभी वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी मिले, सत्ता में हिस्सेदारी मिले, डेवलपमेंट का लाभ भी सबको मिले। तो यह जो इशू है, इस इशू पर इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव होगा। एक अंतिम सवाल जिससे आप बचना चाहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर एक बार पूछना चाहूँगा, आपकी चाहत कितने सीटों की है गठबंधन में, ये बता दीजिए। पॉलिटिकल सवाल है, लोग जानना चाहते हैं, आपके समर्थक भी जानना चाहते हैं। आप दोबारा से सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मंच पर तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिए और बेबाकी से जवाब देने के लिए। तालियां लगातार बज रही है, ठीक है। बड़े सधे हुए अंदाज में आपने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए, और क्या नफ़ा नुकसान किस जवाब का हो सकता है वो भी भरपूर आप उससे वाकिफ़ हैं, और उसी तरीके से सधे हुए अंदाज में तमाम चीज़ों को सामने रखा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तालियां एक बार प्लीज़ आप ज़ोर से एक बार ज़रूर बजा दीजिएगा, और चूँकि फैसिलिटेशन का भी वक्त है तो बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र कुशवाहा जी। इस मौके पर TV9 डिजिटल परिवार की ओर से हम आभार स्वरूप एक पौधा भेंट करना चाहेंगे, और मैं इनवाइट करूंगी जैकब मैथ्यू जी का, जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं।
ये पौधा सिर्फ एक उपहार नहीं, ये जीवन, उम्मीद और निरंतरता का प्रतीक है। जिस तरह पौधा बढ़ता है, फलता फूलता है, उसी तरह लोकतंत्र भी जनता की भागीदारी से आगे बढ़ता है। दोस्तों, यही तो मकसद है इस TV9 डिजिटल की बैठक का। अलग अलग आवाज़ों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को इस मंच पर लाना, ताकि बिहार की राजनीति, समाज और आने वाले भविष्य की दिशा पर खुलकर बहस हो सके। TV9 डिजिटल ने हमेशा कोशिश की कि सिर्फ न्यूज़ नहीं, बल्कि न्यूज़ से आगे की बात आप तक पहुंचाई जाए। यही कारण है कि हम इस विशेष पहल के जरिए पटना से लेकर गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पूर्णिया तक बिहार के दिल की धड़कनों को सुनने जा रहे हैं। बिहार की बैठक सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां नेता, बुद्धिजीवी, युवा और समाज के हर वर्ग की राय सुनी जाएगी, ताकि आने वाले चुनाव से पहले हम सब मिलकर ये समझ सकें कि बिहार किस दिशा में बढ़ रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए।